आज से बहुत समय पहले की बात है। मथुरा में एक बहुत ही दयालु और न्यायप्रिय राजा शासन करते थे। उनका नाम था विजयमल। राजा विजयमल ने अपने शासन में बहुत से अच्छे काम किए। प्रजा उनकी न्यायप्रियता और विवेक के कारण उन्हें बहुत पसंद करती थी और राजा भी अपनी प्रजा का बहुत ख्याल रखते थे। परंतु राजा बूढ़े हो रहे थे और वे अपने राज्य को एक जिम्मेदार हाथों में देना चाहते थे। राजा को हमेशा यही चिंता सताती थी। प्रभु, आप बहुत चिंतित लग रहे हैं। ऐसी कौन सी बात है जो आपको परेशान कर रही है? कुछ नहीं मंत्री जी, मैं अब यह सोचकर परेशान हूँ कि अपने बाद यह राज्य किसे दूं? इसमें चिंता वाली क्या बात है प्रभु? आपके तो केवल एक ही राजकुमार हैं, तो फिर स्वाभाविक सी बात है कि आपके बाद उन्हें ही राजा बनना है। नहीं मंत्री जी, आप गलत कह रहे हैं। मेरा एक पुत्र और एक पुत्री भी है। मैं उन दोनों में से किसे अपना उत्तराधिकारी बनाऊं, इसी समस्या के विषय में सोच रहा हूं। पुत्री? परंतु महाराज, राज्य पर शासन करने का कार्य तो पुत्र का होता है। आपके पूर्वजों ने भी हमेशा पुत्रों को ही शासन दिया है। फिर आप इस दुविधा में क्यों पड़े हैं? राज्य कोई वस्तु नहीं जिस पर किसी एक ही पक्ष का शासन हो। यह एक जिम्मेदारी है, जो इसे निभाने के लायक होगा उसी को मेरा उत्तराधिकारी बनने का हक है। मंत्री राजा की बात को समझते हैं और कहते हैं, तो महाराज, इसमें इतनी सोचने वाली क्या बात है? आप राजकुमार और राजकुमारी की परीक्षा ले लीजिए। जो उसमें ज्यादा अच्छा प्रदर्शन करे, आप उसे ही अपना उत्तराधिकारी बना लीजिएगा। मुझे आपका यह प्रस्ताव अच्छा लगा, पर किस तरह की परीक्षा ली जाए उन लोगों की? राजा और मंत्री दोनों थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ जाते हैं। थोड़ी देर बाद मंत्री जी राजा से कहते हैं, हे महाराज, मेरे पास एक योजना है, यह जानने के लिए कि दोनों में से आपका उत्तराधिकारी बनने के लायक कौन है। एक राजा के अंदर 3 गुणों का होना अत्यावश्यक है। पहला, राजा का विवेक। दूसरा, उसका त्याग और समर्पण। और तीसरा, उसका साहस। ये तीनों गुण जिसमें भी होंगे, वही राज्य का उत्तराधिकारी बनने लायक होगा। आपकी बात बिल्कुल सच है मंत्री जी, पर यह पता कैसे चलेगा कि मेरे दोनों बच्चों में से ये गुण किसमें अधिक मात्रा में हैं? महाराज, इसके लिए भी मेरे पास एक योजना है। मंत्री अपनी योजना राजा को बताते हैं। मंत्री जी, आपने बहुत ही अच्छी योजना बनाई है। हम आपकी योजना से बहुत खुश हुए। तुरंत ही दोनों को दरबार में बुलाया जाए, हम खुद ही उनसे बात करेंगे। मंत्री राजा को प्रणाम करके चले जाते हैं और राजकुमार व राजकुमारी को अपने साथ लेकर वापस राजा के पास आते हैं। दोनों ही कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि पिताजी ने हमें इतनी जल्दीबाजी में क्यों बुलाया है। राजकुमार और राजकुमारी राजा के सामने जाकर खड़े होते हैं और राजा को प्रणाम करते हैं। सदा सुखी रहो। पिताजी, आपने हम दोनों को यहाँ अचानक क्यों बुलाया है? क्या कोई काम है आपको हम दोनों से? कुछ खास काम नहीं है बेटा, बस मिलना था आप दोनों से, तो सोचा कि आप दोनों को बुला लूं। वैसे मुझे आप दोनों से एक बात करनी थी। जी पिताजी, बताइए क्या बात है? बेटा, अब मैं बूढ़ा हो चला हूँ और राज्य का भार संभालते संभालते अब मैं थक चुका हूँ। अब मैं आराम का जीवन जीना चाहता हूँ और भगवान का भजन करना चाहता हूँ, पर यह राज्य को संभालना भी हमारा ही कर्तव्य है। इसलिए मेरा यह दायित्व बनता है कि मैं इस गद्दी को छोड़ने से पहले एक सही उत्तराधिकारी चुन लूं। पर पिताजी, राजा तो भैया ही बनेंगे ना? राजा तो लड़का ही बनता है ना? नहीं बेटा, राजा लड़का या लड़की नहीं बनता, वह बनता है जो उस पद पर बैठने लायक हो। दरबार में थोड़ी देर तक किसी ने कुछ नहीं बोला, सब शांत थे। थोड़ी देर बाद राजा ने कहा, मैं आप दोनों की 3 परीक्षाएं लूंगा और आप दोनों में से जो भी इन 3 परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन करेगा, वही इस राज्य का उत्तराधिकारी होगा। परीक्षा कब होगी पिताजी? ये परीक्षा जल्द ही होगी, आप लोग निश्चिंत रहें। जब सही समय आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। बहुत दिन बीत जाते हैं, मौसम बदलते जाते हैं। बरसात का मौसम आ जाता है। बादलों ने धरती का सीना सींचने की ठान ली थी। हर तरफ हरियाली और पानी ही पानी दिख रहा था और बादलों की गरज मौसम को और भी ज्यादा प्यारा बना रही थी। तालाबों के पास मेंढकों की टर्र और झिंगुरों का संगीत सुनाई दे रहा था। राजा अपने दोनों ही बच्चों को बुलाते हैं। राजकुमार और राजकुमारी राजा के सामने आकर खड़े होते हैं। मैंने यहाँ आपको आपकी पहली परीक्षा के लिए बुलाया है। राजकुमार और राजकुमारी दोनों ही एकदम शांत खड़े थे और राजा की एक एक बात को बड़े ध्यान से सुन रहे थे। मैं आप दोनों को एक एक स्वर्ण मुद्रा दूंगा। आप दोनों को ही वह स्वर्ण मुद्रा लेकर राज्य में जाना है और शाम तक कुछ ऐसा लेकर आना है जिससे महल को भरा जा सके।
ध्यान रहे कि आप दोनों ही इस एक स्वर्ण मुद्रा से ज्यादा किसी भी चीज का प्रयोग नहीं कर सकते। आप दोनों के पास शाम तक का समय है। कुछ ऐसा लाइए जिससे पूरा महल भरा जा सके। राजकुमार और राजकुमारी एक एक सोने का सिक्का लेकर राजा को प्रणाम करके राज्य में चले जाते हैं। भला ये भी कोई बात हुई? एक सिक्का देकर कुछ ऐसा मांग लिया जो पूरे महल को भर सके। हे भगवान, ये किस तरह की परीक्षा है? भैया, पिताजी ने अगर हमें ये परीक्षा दी है तो कुछ सोच समझ कर ही दी होगी। हम लोगों का कर्तव्य बनता है कि हम लोग ये समझने की कोशिश करें कि पिताजी हमसे आखिर चाहते क्या हैं। अच्छा, ठीक ठीक, मुझे ज्यादा पढ़ाने की कोशिश न कर। वैसे भी मैं तुझसे बड़ा हूँ। देखना, मैं कुछ तो हल निकाल ही लूंगा। एक काम करते हैं, हम दोनों अलग अलग जाकर सोचते हैं। कहीं ऐसा न हो कि तू मेरे पीछे पीछे आकर वही करने लग जाए जो मैंने सोचा है। राजकुमारी उदास हो जाती है और कहती है, मैंने ऐसा नहीं सोचा था भैया, पर ठीक है, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो मैं आपके पीछे नहीं आऊंगी। दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। राजकुमार आगे बढ़ता है। उसे विश्वास था कि वह अपनी बहन से ज्यादा अच्छी चीज खरीद कर लाएगा। वह राज्य में घूमने लगता है, पर उसे ऐसी कोई भी चीज नहीं दिखती जो इतनी सस्ती हो और पूरे महल को भर भी सके। राजकुमार एक पेड़ के नीचे बैठकर सोचता रहता है। तभी उसके सामने से एक बैलगाड़ी निकलती है। बैलगाड़ी पर भूसा लदा हुआ था। राजकुमार बैलगाड़ी को देखता है। उसे आइडिया आता है। वह जाकर बैलगाड़ी को रोकता है और पूछता है, ये भूसा लेकर कहाँ जा रहे हो? प्रभु, मेरे घर में इतना भूसा रखने की जगह नहीं है और बारिश की वजह से मैं ये भूसा बाहर नहीं रख सकता, इसलिए इसे बेचने जा रहा हूँ। कितना दाम है इस पूरी गाड़ी का? प्रभु, वैसे तो इसके 2 सोने के सिक्के होते हैं, पर क्योंकि मेरी मजबूरी है कि मुझे इसे बेचना ही है, इसलिए मुझे कुछ कम भी मिलेगा तो भी मैं इसे बेच दूंगा। राजकुमार की आंखों में चमक आ जाती है। मैं तुम्हें इसका एक सोने का सिक्का दूंगा। ये भूसा महल में ले चलो। एक सिक्का तो बहुत कम हो जाएगा। मैं गरीब आदमी हूँ और आप राजकुमार हैं। दया कीजिए प्रभु। मैं तुम्हें एक सिक्के से ज्यादा एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा, और ये भूसा मुझे चाहिए ही। अगर नहीं दिया तो मैं तुम्हें कालकोठरी में डाल दूंगा। आदमी मजबूरी में अपनी गाड़ी लेकर राजकुमार के साथ राजमहल की ओर चल देता है। राजकुमार बहुत खुश था। वो मन ही मन सोचता, ये तो बहुत अच्छा सौदा हो गया। आखिर आधे दाम में ऐसी चीज ले ली जो भले ही पूरा नहीं तो महल का एक कमरा तो भर ही देगी। मेरी बहन तो किसी भी तरीके से ऐसी कोई चीज नहीं ला सकती। वहीं दूसरी ओर राजकुमारी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह बाजार की ओर नहीं गई, बल्कि एकांत में जाकर पेड़ के नीचे बैठकर सोच रही थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। दोपहर का समय था। समय बीतता गया, लेकिन राजकुमारी को कुछ नहीं सूझा कि आखिर वो उस पैसे से क्या ले जिससे पूरा महल भर सके। शाम हो रही थी। अंधेरा बढ़ता जा रहा था। राजकुमारी अभी भी पेड़ के नीचे ही बैठी हुई थी और अंधेरे को बढ़ता हुआ देख रही थी कि तभी उसके चेहरे पर मुस्कान छा गई। उसे समझ आ चुका था कि उसे क्या लेना चाहिए जिससे वह पूरा महल भर सके। वह महल पहुंची। राजा और राजकुमार उसका इंतजार कर रहे थे। राजकुमार उसे देखकर मुस्कुराया और बोला, अरे बहन, तुम्हें इतना समय क्यों लग गया? तुम्हें कुछ मिला भी या खाली हाथ ही आई हो? मुझे तो सुबह ही ऐसा सामान मिल गया था जिससे महल का एक कोना भर गया है। राजकुमारी उसे कोई जवाब नहीं देती है और एक दासी को बुलाकर उससे कुछ कहती है और एक पोटली उसे देती है। दासी जल्दी से भागकर जाती है। सभी शांत रहते हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आता। बेटा, आपको कुछ मिला भी या नहीं? हम सब ये जानना चाहते हैं कि तुमने उस सिक्के का क्या किया। पिताजी, मैंने उस सिक्के से बहुत सारी मोमबत्तियां ली हैं। मैंने दासी को वो मोमबत्तियां पूरे महल में लगाने के लिए भेजा है। जैसे ही हम सारी मोमबत्तियों को जलाएंगे, पूरा महल रोशनी से भर जाएगा। इस तरह से आपकी शर्त भी पूरी हो जाएगी। सभी राजकुमारी की बुद्धिमानी से बहुत प्रभावित हुए। सभी उसकी तारीफ करने लगे। राजकुमार की आंखें नीची हो गईं। उसने खुद से कहा, कोई बात नहीं, भले ही इस परीक्षा में मेरी बहन मुझसे आगे निकल गई हो, पर अभी 2 परीक्षाएं और हैं।
मैं अपनी बुद्धि के बल पर उससे आगे निकल जाऊंगा। सभी राजा के सामने खड़े थे और दूसरी परीक्षा बताए जाने का इंतजार कर रहे थे, पर राजा ने दूसरी परीक्षा के बारे में कुछ नहीं कहा। आप दोनों ही लोगों ने अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार इस परीक्षा में प्रदर्शन किया है। आज आप लोग बहुत ज्यादा थक गए होंगे। आप दोनों अपने अपने महलों में जाकर आराम कीजिए। कल हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा भोज है, जहाँ पूरे राज्य के लोगों को आमंत्रित किया गया है और आप दोनों का भोजन भी वहीं होगा। आपको भी बाकी लोगों की तरह पंक्ति में लगना होगा। साधारण लोगों की तरह जमीन पर बैठकर खाना होगा। राजकुमार और राजकुमारी दोनों ही राजा को प्रणाम करके चले जाते हैं। अगला दिन होता है। पेड़ों पर पक्षी चहचहा रहे हैं और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। भोज शुरू होता है। राज्य के लोग एकत्र हो चुके हैं। राजकुमार और राजकुमारी दोनों वहां पहुंचते हैं। भोजन के लिए सबको बुलाया जाता है। मैं इस राज्य के राजा का पुत्र हूँ, आप लोगों का अन्नदाता। पहले मैं खा लूं, फिर आप लोग बैठना। राजकुमार राज्य के लोगों से ज्यादा मिलना जुलना नहीं चाहता था, इसीलिए पहले ही अकेले खाना खाने बैठता है। पर जैसे ही राजकुमार पहला निवाला अपने मुंह में डालता है, तभी एक कुत्ता उसके आसपास आकर घूमने लगता है। कुत्ता भूखा था और लालच से खाने की तरफ बढ़ रहा था। राजकुमार उसे भगाने की कोशिश करता है, पर भूख के मारे कुत्ता हटने को तैयार नहीं होता। वह गुस्से में कहता है, कोई इस कुत्ते को यहाँ से हटाओ, वरना ये मेरा खाना खा जाएगा। राजकुमार, हम इस कुत्ते को नहीं हटा सकते, क्योंकि यह कुत्ता यहाँ महाराज ने छुड़वाया है और कहा है कि कोई भी इस कुत्ते को हाथ न लगाए। राजकुमार को बहुत गुस्सा आता है। इसका मतलब ये है कि पिताजी चाहते ही नहीं कि मैं भोजन करूं। एक तो मुझे प्रजा के साथ भोजन करना है, चलो वह तो मैंने फिर भी सह लिया, लेकिन अब इस बदबूदार कुत्ते के सामने बैठकर मैं नहीं खा पाऊंगा। राजकुमार गुस्से में भोजन छोड़कर उठ जाता है और बिना खाए ही वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी ओर राजकुमारी प्रजा के लोगों का हाल चाल ले रही थी और जब भोजन के लिए बुलाया गया तो वह बाकी लोगों को पंक्ति में लगवाती रही, लेकिन खुद पंक्ति में नहीं लगी। जब सभी लोग पंक्ति में लग चुके थे, तब वह सबसे पीछे जाकर खड़ी हो गई। राजकुमारी खाने बैठी। जैसे ही उसने खाना शुरू किया, वैसे ही वही कुत्ता दोबारा उसके पास आकर खड़ा हो गया। कुत्ते को भूख लगी थी। राजकुमारी ने जब यह देखा तो वह समझ गई कि उसे क्या करना है। भोज पूरा हुआ। राजकुमारी और राजकुमार दोनों राजा के सामने गए। बताओ बच्चों, भोज कैसा रहा? तुम दोनों ने भरपेट खाना तो खाया ना? आप अच्छा मजाक कर लेते हैं पिताजी। पहले खुद ही कुत्ता छुड़वाया और अब पूछ रहे हैं भोजन कैसा बना था। तो क्या तुमने भोजन नहीं किया? किसी कुत्ते के सामने रहते आखिर मैं खाना कैसे खा पाता पिताजी? वह तो ऐसे लग रहा था जैसे जन्म भर का भूखा है, जैसे मेरे हाथ से खाना छीन के भाग जाएगा। तो क्या तुम दोनों ने ही खाना नहीं खाया? नहीं पिताजी, मैंने तो भोजन किया है, और हाँ, खाना बहुत ही स्वादिष्ट बना था। पर कुत्ते के रहते तुमने खाना कैसे खाया? मैं अपने खाने में से थोड़ा थोड़ा खाना उसके सामने डालने लगी। वह बेचारा भी भूखा था, तो वह भी मेरे देने पर खाने लगा। जब तक वह खाता था, तब तक मैं भी खा लेती थी, फिर दोबारा उसे थोड़ा खाना दे देती थी, और इस प्रकार हम दोनों ने ही भर पेट खाना खा लिया। राजा बहुत खुश हुए। बेटा, आज तुमने साबित कर दिया कि तुम ही इस राज्य की अगली उत्तराधिकारी हो। मैं तुम्हें इस राज्य की अगली रानी घोषित करता हूँ। राजकुमार कुछ समझ नहीं पा रहा था। लेकिन पिताजी, अभी तो सिर्फ एक ही परीक्षा हुई है, आप इसे रानी कैसे घोषित कर सकते हैं? आपने तो 3 परीक्षाओं की बात कही थी ना? हाँ बेटा, आपने बिल्कुल सही कहा। यह फैसला मैंने तीनों परीक्षाओं को ध्यान में रखकर ही लिया है। राजकुमार और बाकी सभी लोग शांत हो गए थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। पर अभी तो सिर्फ एक ही परीक्षा हुई है ना? सबको उलझन में देखकर राजा ने बताया, जैसा कि आप जानते हैं, पहली परीक्षा तो हमने सबको बताकर ही ली थी, पर आज के भोज में ही बची हुई दोनों परीक्षाएं पूरी हो चुकी हैं। दूसरी परीक्षा थी जब हमने आप दोनों को बाकी लोगों के साथ पंक्ति में लगकर भोजन करने के लिए कहा था। मेरे गुप्तचर आप दोनों पर नजर रखे हुए थे। उन्होंने वहां जो कुछ भी हुआ वह सारी बात मुझे बताई है। राजकुमार को अपनी प्रजा के साथ बैठना पसंद नहीं था, वहीं राजकुमारी अपनी प्रजा के साथ न केवल मिलजुल रही थी, बल्कि अपनी भूखी प्रजा को उसने अपने से पहले भोजन करने का मौका दिया, और जब यह सुनिश्चित कर लिया कि कोई भी बचा नहीं है, तभी भोजन के लिए पंक्ति में गई। वो तो ठीक है,
लेकिन फिर भी 2 ही परीक्षाएं हुई, तीसरी परीक्षा तो अभी भी बाकी है। तीसरी परीक्षा उस कुत्ते के रूप में ली गई थी। जहां तुमने कुत्ते के कारण भोजन नहीं किया, वहीं राजकुमारी ने अपने साहस और बुद्धि का परिचय देते हुए न केवल खुद का बल्कि उस बेजुबान जानवर का भी पेट भरा। पहली परीक्षा आप दोनों के विवेक की परीक्षा थी, दूसरी परीक्षा त्याग और प्रजापालन की, और तीसरी परीक्षा आप दोनों के साहस और बुद्धि की। इन तीनों ही परीक्षाओं में राजकुमारी उत्तीर्ण हुई है, इसलिए राज्य की असली उत्तराधिकारी राजकुमारी ही है। राजा की यह बात सुनकर राजकुमार चुप हो गया और सभी खुशी से तालियां बजाने लगे। राजकुमार का सिर झुक गया था, उसे अपनी गलती समझ आ चुकी थी। राजकुमारी को उस राज्य की रानी घोषित किया गया। रानी बनने के बाद वह अपनी प्रजा का उतना ही ख्याल रखती जितना राजा रखते थे, और प्रजा भी उसे बहुत पसंद करती थी। राजकुमार भी अपनी बहन के साथ खुशी खुशी रहने लगा। राजा विजयमल अपनी प्रजा के लिए एक योग्य प्रजापालक शासक चुनकर बहुत संतुष्ट थे। राजपट का सारा काम अपने दोनों बच्चों को सौंपकर वे भगवान के भजन के लिए साधु का वेश लेकर देशाटन पर निकल गए।